अगर आप अपने फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं और अगर आपका एज 35 साल से ज़्यादा है, 35 साल से 45 साल के बीच में है, तो आप ऐसे क्रूशियल एज पर हैं जहां पर कि थोड़ी सी गलती आपको भारी पड़ सकती है आगे आने वाले समय के लिए। अगर आपका फाइनेंशियल प्लानिंग सही रूप से नहीं चल रहा है तब की बात है। अभी देर कर दिए तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि अगर आप 35 से लेकर के 45 एज के बीच में बिलोंग करते हैं तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रख करके अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को करना होगा। यह 10 बातें कौन सी होगी, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला बात निकल करके आता है कि अभी तक आपने लाइफ में क्या किया, रिव्यू कीजिए। शॉर्ट टर्म में रिव्यू कीजिए कि भाई कितना आपने बचाया, क्या किया, कहाँ खर्च किया, अभी तक आप जो नौकरी कर रहे हैं क्या वह आपके लिए सही है, आगे इसी तरह से आपका ज़िंदगी का जीवन यापन चल सकता है, इस बारे में रिव्यू कीजिए आप। बात छोटा सा है लेकिन लंबा हो जाता है। आपका 35 साल का पीछे का कैरियर की बात हो जाती है। 35 साल में आपने क्या किया इसके बारे में सोचिए, कितना बचाया, कितना खर्च किया, कितना गंवाया, क्या चीज़ बनाया, आप इस बारे में सोचिए ज़रा। सोशल लाइफ की बात है, आगे हम लोग बात करेंगे। दूसरे टर्म की बात, दूसरा टर्म आता है कि अगर आपने सही इंश्योरेंस लिया है या नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है क्योंकि आपका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग इंडोमेंट प्लान लेके बैठे होते हैं, मैं उस तरह के प्लान की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आपने जाने अनजाने में उस तरह के प्लान ले लिए, इंडोमेंट प्लान ले लिए हैं, तो कोई बात नहीं, उसको आप रिव्यू कीजिए। अगर आपका फाइनेंशियल गोल उससे पूरा हो सकता है तो ज़रूर कंटिन्यू कीजिए, और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि उससे आपका फाइनेंशियल गोल बिल्कुल भी पूरा नहीं होगा। जिस कार्य के लिए आप बचा रहे हैं उस कार्य का आपका पूरा कभी नहीं होगा, उतना अमाउंट से आपका कभी भी पूरा नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इंश्योरेंस के बारे में रिव्यू कीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए अपने लिए, आपकी कंपनी प्रोवाइड करवाती है, ये अच्छी बात है, लेकिन आप अपने लिए बेड कवर पर जाने लायक एक ऐसा इंश्योरेंस लीजिए 5 से 10 लाखों के लिए, ताकि एट इमरजेंसी आपको वहाँ पर ज़रूरत के अनुसार से आप उसको यूज कर सकें। साथ ही साथ वैसा इंश्योरेंस लीजिए जिसको कि कैशलेस और रियम्बर्स दोनों में पेपर लेस क्लेम की व्यवस्था हो। इस तरह का इंश्योरेंस आप जरूर लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। दूसरा आता है प्योर टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस लीजिए। टर्म इंश्योरेंस अगर 35 साल के हैं तो वहाँ पर आपको 1 करोड़ का अगर टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो मुश्किल से 20 से 22 हज़ार के आसपास में आ जाता है। आप ले लीजिए, किसी तरह के कोई दूसरे इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद आता है आपको थर्ड नंबर पर इमरजेंसी प्लान बनाना। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो हम लोग उसमें इमरजेंसी फंड बनाएंगे। इमरजेंसी फंड जो होता है, सबसे पहला जो होता है कि आप अपने खर्च के मुताबिक, मान लीजिए कि आपका खर्च अगर महीने का 50,000 है तो कोशिश कीजिए आप कम से कम इसका 6 महीने से लेकर के साल भर तक का पैसा लिक्विड फंड में या फिक्स डिपॉजिट में रखिए, ताकि आप वहाँ से आसानी रूप से निकाल सके अगर किसी तरह का इमरजेंसी पड़ती है तो। इमरजेंसी फंड का कोशिश कीजिएगा कि इमरजेंसी के रूप में इस्तेमाल हो, दूसरे किसी कार्य के लिए उसे इस्तेमाल मत कीजिए। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ने पर दूसरे किसी कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं या इमरजेंसी पड़ने पर उस फंड का उपयोग करते हैं तो कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे करके उस फंड को दोबारा रीस्टोर कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले समय में फिर से अगर जब ज़रूरत पड़े तो आप फिर से उस फंड का सही तरीके से उपयोग कर सकें। तो इस बात का ध्यान में रखिए कि आप जो है आगे आने वाले समय के लिए इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाइएगा। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट की बात, सेविंग की बात। यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है सेविंग करना आपके लिए। फोर्थ नंबर का पॉइंट है सेविंग। आप सेविंग ज़रूर कीजिए। अगर आप सेविंग नहीं कर रहे हैं अभी तक तो कोशिश कीजिए एक अच्छे म्यूचुअल फंड में शुरुआत कीजिए। फ्लैक्सी कैप से शुरुआत कीजिए, जहाँ पर कि आपको पारंपरिक का फ्लैक्सी कैप बहुत अच्छा फंड है। अगर आपका लंबा नज़रिया है, 15 से 20 सालों का रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना चाहते हैं तो आप स्मॉल एंड मिड कैप जरूर देख सकते हैं। स्मॉल कैप की बात की जाए तो आप बहुत अच्छे फंड है स्मॉल कैप में। क्वांट का स्मॉल कैप फंड, कैनरा का स्मॉल कैप फंड, इस तरह के फंड को आप देख सकते हैं। टाटा का स्मॉल कैप फंड जरूर इन्वेस्ट कीजिए इस तरह के फंड में।
तो शुरुआत आप शुरू से कीजिए, शुरू में बचाइए, थोड़े पैसे बचाइए, बचाने के बाद उसको इन्वेस्ट करना सीखिए। इन्वेस्ट जब कीजिएगा तो धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आते जाएगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। जब तक आप इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर, तब तक आपको कुछ हो नहीं सकता है। आपका इन्फ्लेशन जो है, सेविंग में आपका पैसा धीरे धीरे वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट सही जगह पर, कहाँ पर? म्यूचुअल फंड के जरिए एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट कीजिए, और साथ ही साथ आप स्टॉक्स मार्केट में अगर इंटरेस्टेड है तो कीजिए, अन्यथा म्यूचुअल फंड कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद आता है कि भाई इन्वेस्ट हम करेंगे कैसे। आप तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चालू कर दीजिएगा, लेकिन होगा क्या? होगा धीरे धीरे समय आने पर क्या होगा कि जब आपको किसी तरह का दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, मार्केट की जब गिराव उतार चढ़ाव होता है, मार्केट में जब ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, तो उस दौरान जब आप घबराते हैं तो आपको एक फाइनेंशियल प्लानर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप एक फाइनेंशियल प्लानर ज़रूर हायर कीजिए। थोड़े से पैसे दे करके या किसी और तरीके से अपना फाइनेंशियल प्लानर ज़रूर हायर कीजिए, ताकि वह आपको सही रूप से गाइड कर सके। हाँ, इसमें लोगों को लगता है भाई मैं उसको पैसे क्यों दूँ, लेकिन आपका लाखों का यहाँ नुकसान होने से बच जाता है उसके थोड़े से सलाह लें। बहुत सारे लोग डायरेक्ट में करते हैं और जब मार्केट में गिरावट आती है तो घबरा करके निकल जाते हैं। यहीं पर फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम होता है, अन्यथा कोई काम नहीं है उसका। किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मार्केट के गिराव के उतार चढ़ाव से बचाने के लिए, आपके जो है फाइनेंशियल सुरक्षा के लिए फाइनेंशियल प्लानर का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस तरह की बातों में आप फाइनेंशियल प्लानर को ज़रूर हायर कीजिए। इंश्योरेंस का नीड कितना है, इस बारे में आप ज़रूर एक बार पुनः विचार कीजिएगा कि भाई इंश्योरेंस आपको कितना लगेगा, कितना तरह का बात करना होगा। सबसे पहले आप इंश्योरेंस ज़रूर करवा लीजिएगा। हेल्थ इंश्योरेंस टर्म में मैं बार बार बोलता हूँ लोगों से, कम से कम 2 तरह का इंश्योरेंस आप ज़रूर करवा लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की आती है, जो छठा पॉइंट है वह है आप अपने रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी अगर चुके तो फिर समय नहीं मिलेगा। अगर रिटायरमेंट कॉर्पस को 20 से 25 सालों का समय आप अगर नहीं दीजिएगा तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलने से रहा, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट वहाँ पर अगर नहीं मिलेगा तो फिर आपका बड़ा कॉर्पस कैसे तैयार होगा। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि कम से कम एटलीस्ट जो आप अभी 15 से 20 सालों के लिए आपका समय बचा हुआ है, वहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए, और अपना रिटायरमेंट का जो लक्ष्य है उसे ज़रूर हासिल करने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट कीजिए और कंटिन्यूअसली रूप से उसे टॉपअप करते रहिए। खास करके जब मार्केट में गिरावट आती है तो आप अपना जितना रिटायरमेंट का लक्ष्य रखते हैं वह आसानी से पूरा होता हुआ दिखेगा। इस बारे में आप ज़रूर विचार कीजिएगा कि भाई मेरा 35 साल का एज हो गया, अब तो रिटायरमेंट की प्लानिंग कर ले, अभी नहीं तो कब। सरकार के भरोसे बैठे रहेगा तो आज के जो है एनपीएस के दौर में क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, किसी को नहीं पता, कोई क्लैरिटी नहीं। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि अपना रिटायरमेंट प्लान खुद से तैयार कीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट 7वां पॉइंट आता है इंक्रीज योर इनकम। कोशिश कीजिए कुछ ऐसे तरह के फंड, ऐसे तरह के कुछ काम कीजिए जहाँ से आपका जो है इनकम इंक्रीज हो सके। इनकम कहाँ से इंक्रीज होगा, तो उसका एक ही जरिया है। जैसे आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो कुछ ब्लॉग लिखना चालू कर सकते हैं, बुक्स वगैरह लिख सकते हैं, या दूसरे तरह का कुछ कार्य कर सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके आप अपना सेकेंड इनकम जनरेट कर सकते हैं वहाँ पर। हाँ, कोशिश कीजिए आप ट्रेडिंग ना कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप सही तरीके से ट्रेडिंग कीजिए। ये नहीं कि अनाप शनाप आप ले लिए, कहीं से भी शेयर उठाए, खरीद बिक्री करके दे दिए, तो उससे वो नुकसान आप ही को हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, करना चाहते हैं, वह भी सेकेंड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम है, उससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे में कीजिएगा। इस बात का आप ध्यान में रखिए। इसके बाद आता है कि अगर 8वां पॉइंट की बात करें तो बिल्डिंग योर इनकम सेकेंड इनकम। सेकेंड इनकम यहाँ से आपको किस तरह से बनाना होगा। सेकेंड इनकम बनाने के लिए आपको वही कुछ न कुछ दूसरा तरीके अपनाने होंगे, जहाँ से आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके कुछ न कुछ इनकम रेगुलर समय में, मतलब थोड़े थोड़े अंतराल पर कहीं न कहीं से कुछ रेगुलर इनकम होता रहे।
उससे क्या होगा, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, तो उस तरह के इनकम जो सेकेंड इनकम सोर्स है उससे आपको जो है क्लियरिटी थोड़ी बहुत सहायता मिलेगी और वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट और अपने खर्चे एज इट इज़ कंटिन्यू रख सकते हैं, अपना लाइफ स्टाइल ज्यों का त्यों आप मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आती है कि आपकी शादी तब तक, अभी 8वां पॉइंट की बात करेंगे, तो आपकी शादी तब तक हो चुकी होगी, इसलिए बच्चों के बारे में ज़रूर सोचिए, बच्चों के फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में ज़रूर सोचिए, उनकी एजुकेशन, उनके मैरिज और उनके अन्य दूसरे खर्च के बारे में ज़रूर सोचिए। अभी से प्लानिंग कीजिएगा, समय आपके पास 20 से 25 साल का रहता है, 20 साल का यहाँ पर समय है, आप वहाँ पर आसानी से पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए कि किन्हीं का 10 से 15 साल का है, उसके लिए भी आप अच्छे तरीके से प्लानिंग करके इन्वेस्ट करके वहाँ पर आप कर सकते हैं म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के ज़रिए। कोशिश के जितना लंबा समय है उतना अच्छा रहेगा आपके लिए इस तरह के फाइनेंशियल प्लानिंग को पूरा करना। नेक्स्ट और लास्ट 10वां पॉइंट आता है बाइंग होम। आप अपने लिए घर ज़रूर खरीदिए। अगर आपका घर है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो कोशिश कीजिए कि इस एज में आप घर खरीदिए। हाँ, इसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो तुरंत जाकर के लोन लीजिए और घर खरीद लीजिए, या तो ईएमआई पर रहिए, वहाँ से बाकी जो पैसे बचते हैं उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए और बाद में खरीदिए। दोनों ऑप्शन आप चेक कीजिए, दोनों ऑप्शन में कौन सा ज़्यादा आपके लिए सूटेबल है उसे देखिए। हाँ, यह होता है कि लोगों को लगता है कि मैंने घर खरीद दिया तो पीस ऑफ माइंड, उससे सुकून मिलता है कि मेरा घर मेरा हो गया है, लेकिन होता क्या है कि आपकी जो सैलरी का लगभग 40 से 50% तक कर का ईएमआई में चला जाता है और बाकी जो बचता है वह तो आप जानते हैं नीड्स, आपके जो खर्च है, आपके जो रोज़मर्रा के खर्च हैं उसमें चले जाते हैं, तो फिर बचता कहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए। इसीलिए कोशिश कीजिए कि अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं तो जल्दबाजी में घर बिल्कुल न खरीदें। आप कंपेयर कर लीजिए कि आपको ईएमआई दे करके घर खरीदना बेटर हो रहा है या कि रेंट दे करके आप रेंट पर घर पर रह करके, रेंट वाले घर में रह करके इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दोनों में कंपेरिजन करके देखिए, उसके बाद खरीदिए, जो अच्छा लगे उसमें आप कार्य कर सकते हैं। तो अगर आपका एज 35 से लेकर के 45 साल के बीच में है तो इन 10 पॉइंट को आप ध्यान से देखिए। इन 10 पॉइंट को आप अगर समझ गए तो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इन्वेस्ट कीजिए, सबसे पहले इंश्योरेंस लीजिए, मेन पॉइंट यही, इंश्योरेंस लीजिए, इमरजेंसी फंड बनाइए, उसके बाद म्यूचुअल फंड में, अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अच्छे म्यूचुअल फंड फ्लैक्सी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, इन तीनों फंड में लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। लंबा समय है, 15 से 20 साल का नज़रिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप मस्त एकदम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप पैसा अपना डालते चले जाइए, वहाँ पर एक अच्छा खासा कॉर्पस आपके लिए तैयार हो जाएगा। तो ठीक है, आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग फिर से एक बार रिव्यू करके ज़रूर पूरा कीजिए। अगर इसमें किसी तरह का दिक्कत हो तो आप एसेट प्लस के ज़रिए लॉगिन कीजिए, वहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के ज़रिए आपको पूरी सहायता की जाएगी। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।